हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है 106 से स्टार्ट है। इस क्वेश्चन को मैं कल कराई थी, लेकिन सिर्फ आंसर बताई थी। तो कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे है क्वेश्चन, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। कोई भी स्टोरी चल रही होती है, उसका जो समय और स्थान वो सेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सेटिंग कहलाएगा। और जो सेटिंग होता है, जैसे कि इससे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। मान लीजिए कहीं हमें क्या करना है, कोई कहानी क्रिएट करनी है, कोई नाटक वगैरह कुछ भी करना है। हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि यहीं पे इसका सेटअप बना लीजिए। तो सेटअप से मतलब सेटिंग, तो जहाँ पे उसका समय जिस स्थान पे हो रहा होता है और जिस समय पे हो रहा होता है तो उसे सेटिंग बोला जाता है। इस ट्रिक से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये कथानक। जो कथानक है ये क्या होता है, ये किसी भी स्टोरी, किसी भी रचना, किसी भी गद्य पद्य कुछ भी ले सकते हैं। इसका मुख्य जो पार्ट होता है, मेन जो होता है वो होता है कथानक। ये पूछा जाता है कि किसी भी कहानी में पूछा जाता है किसी भी कहानी में मुख्य कौन होता है, तो आंसर देंगे आप कथानक। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कथानक कहते किसे हैं, इसे जान लीजिए। जो कथानक होता है, ये कहानी का, पहली बात तो ये है, बता चुकी हूँ कि ये मुख्य होता है कहानी का। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी स्टोरी चल रही होती है, जो आपकी कहानी चल रही होती है, ये मुख्य इसलिए होता है क्योंकि जो स्टोरी चल रही होती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी पर बेस्ड होती है, यही इसमें मुख्य होता है। इसी के इर्द गिर्द टोटल जो आपकी स्टोरी है वो चलती है कथानक के। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए कि ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कहानी में। फिर क्लाइमैक्स, लोग कहते हैं क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मतलब कि किसी भी स्टोरी का, किसी भी दृश्य का जो सबसे रोमांटिक वाला पोर्शन होता है, जो सबसे इंटरेस्टेड वाला पोर्शन होता है, वो होता है आपका कथानक। जो सबसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कथानक नहीं, क्लाइमैक्स कहलाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। थीम क्या होता है, थीम तो आपको पता ही होगा। थीम किसी विषय को कह सकते हैं, किसी टॉपिक को कह सकते हैं, जो किसी रचना को कह सकते हैं, वो थीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पे। भाषा में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। जो बहुभाषावाद, ये लिंग्विलिज्म वाला शब्द है आपका, इसमें क्या होता है, अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना, ऐसा नहीं है। फिर है विविधता भरे समाज में एक, अगर यहाँ पे बहुभाषावाद की बात हो रही है तो एक भाषावाद, ये गलत हो जाएगा। भाषा, अस्मिता, संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, ये भी गलत है। इससे रिलेटेड जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। जो संप्रेषण होता है, इससे सामाजिक, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, किसी से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, यही होता है। अपने विचार को किसी के सामने रखना, मतलब कि हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि बातचीत करना, यही होता है आपका ये संप्रेषण होता है। ये सामाजिक संबद्धता, बातचीत जहाँ करेंगे वहाँ सामाजिक संबद्धता आएगी ही। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पे। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह है जो योगात्मक द्विभाषावाद है, इससे आपको क्या पता चल रहा है। द्विभाषावाद में ये बोला जाता है कि एक तो पहली भाषा जो है वो क्या है, वो मातृभाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा है। साथ में योगात्मक का अर्थ है कि जो सेकंड भाषा आप ऐड कर रहे हैं, योग मतलब जो सेकंड भाषा आप ला रहे हैं साथ में, उसे प्लस करना है। ये नहीं कि इसके स्थान पे लाना है, ये भी नहीं करना है कि इसके इम्पोर्टेंस को कम कर देना, ये ऐसा नहीं करना है। इसमें नई भाषा, जो दूसरी भाषा आपकी आ रही है, एज ए हिंदी मान लीजिए या फिर इंग्लिश मान लीजिए, कोई भी दूसरी भाषा जो आ रही है उसे ऐड करना है। इसमें पहली भाषा जो होती है उसके इम्पॉर्टेंस को बिना कम किए ऐड करना होता है दूसरी भाषा, वही होता है योगात्मक द्विभाषावाद। मतलब कि योग करना, ऐड करना है, ये नहीं कि उसके इम्पॉर्टेंस को दूसरी भाषा को दे देना, ये गलत होता है। ये अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये, हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, ये भी नहीं है। बच्चे की भाषा, जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षण को दूसरे भाषा के रूप में, हो सकता है कहीं और स्टेट के हो जहाँ पे इंग्लिश भाषा को द्वितीय भाषा के तौर पे ना लिया जाता हो। बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है, परंतु उसकी संस्कृति को नहीं।
ये भी नहीं है। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है, ऐसा नहीं करना है, ऐड करना है। यहाँ पे किसी के इंपॉर्टेंस को किसी को नहीं देना है। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे का लैंग्वेज है, जो बच्चे का कल्चर है, दोनों को क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है सेकेंड लैंग्वेज। फिर है यहाँ पे कॉलम है जिसको मिलाना है, हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 है आपका। कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ये किसमें, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, सामाजिक रूप से जहाँ पे संप्रेषण होगा वहाँ पे समाज जुड़ेगा जरूर। वहाँ पे कैसे कह रहे थे, सामाजिक संबंध इसमें स्थापित होते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ है बातचीत करना, तो इसमें समाज से जुड़ा हुआ होगा, ए का 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अगर आप एलिमिनेट करते, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते तो आपको दिख जाता कि ए में कहीं भी 1 नहीं है। अगर आपको इतने ऑप्शन नहीं भी आ रहे थे तो भी आप आंसर लगा पाते। तो ए में 1 केवल 4th वाले ऑप्शन में है, 4th वाला सही हो जाएगा। अब दूसरे में प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि किस में यूज़ होती है, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा दूं पहले। ये प्रत्यक्ष विधि जो है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट का मतलब यही है प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको ट्रांसलेशन दे दी, ग्रामर आपको पढ़ना है, मैं एक हिंदी का पैसेज दे दी, मैं बोली इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। फिर क्या करते हैं आप, क्या आप अपनी मातृभाषा में जाते, नहीं, हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्ट कर देते। डायरेक्ट वही डायरेक्ट करना, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना, व्याकरण पढ़ना, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। ऑप्शन नंबर बी का किस में जाएगा, व्याकरण में जाएगा। ज़्यादातर जो प्रत्यक्ष विधि है वो व्याकरण में यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये 4th वाले में चला जाएगा। फिर व्याकरण अनुवाद, जो व्याकरण अनुवाद होता है ये किस में जाता है, लिखित सहायक सामग्री, मतलब सी वाले का 3rd में जाएगा। और जो वेस्ट की नवीन विधि है इसमें मौन पाठन किया जाता है। मौन पाठन का मतलब ये होता है कि समझ के पढ़ना, मन में पढ़ना, ये मौन पाठन होता है, ये वेस्ट की नवीन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब भाषाओं के बारे में देखते हैं। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, आपको पता ही है, इसमें 22 टोटल लैंग्वेज हैं। फिर है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर है संस्कृत, यहाँ पे जो सही नहीं है वो आंसर देना है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, गलत है। भारतीय भाषा तो है संस्कृत, लेकिन आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन है। ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं वाला पूछा जा रहा है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, सही है, लोक भाषा ये। हिंदी के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है। अब देखिए थोड़ा सा आप राजकीय भाषा जो है इसके बारे में देख लीजिए। ये जो राजभाषा है, राजभाषा अधिनियम जो आया था वो आया था 1963 में, जिससे मैं पढ़ा चुकी हूँ। OLA बोला जाता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये किस में आया है, 1963 में आया, जिसमें बोला गया कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा है, ये क्या है, ये इसको देवनागरी लिपि में राजभाषा के तौर पे रखा गया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के तौर पे रखा गया। साथ में इसी टाइम पे जो इंग्लिश है इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया, मतलब कि सह राजकीय भाषा में इंग्लिश को रखा गया और राजकीय भाषा में हिंदी को रखा गया। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। वहीं इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हिंदी में कह सकते हैं सह राजकीय भाषा है। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। 1963 में ये एक्ट आया हुआ था। और ये जो हिंदी है ये कभी कभी पूछा जाता है कि ये राजभाषा तो है, ये कितने अनुच्छेद में है, तो 343 के फर्स्ट में है ये 2 चीज़ें। और एक है आपका, पूछा जाता है कि क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जितने भी 22 ये लैंग्वेजेस हैं ये राजभाषा है, ये राजभाषा के तौर पे रखी गई हैं। और ये हमारी जो है, मतलब राजभाषा नहीं कह सकते हम इसको, यहाँ पे 22 जो भाषाएं हैं वो रखी गई हैं, मान लीजिए अनुसूची में, जिनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है राजभाषा के तौर पे, तो हम हिंदी को ही मानते हैं और सह राज की भाषा के तौर पे इंग्लिश को। लेकिन हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक अमौखिक भाषा आदत निर्माण से आती है। जो मौखिक और अमौखिक भाषा है वो क्या आदत से आती है, तो आदत वाली बातें किस में होंगी, अगर आदत कैसे पड़ता है, जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं फिर हमें क्या पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है। या फिर हम किसी के साथ कोई बिहेवियर हमारा होता है उसके साथ हमें क्या पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है।
तो व्यवहारवादी में आएगा। आदत वाली जो चीज़ें होती है वो व्यवहार से रिलेटेड होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। अंतः क्रियात्मक मतलब ये होता है कि अपने आप में ही एक दूसरे के साथ या फिर काम करते रहना, एक्टिविटी होना। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग संबंधी जो जैसे रीजन है, तर्क है, इनसे लॉजिक लगाते हैं आप। उपयोगितावादी मतलब ये होता है इसमें भी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे व्यवहार ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है, भाषा के कौन कौन से कौशल ग्रहण करने योग्य कौशल है। जो बोलना और लिखना होता है ये ग्रहण करने योग्य जो है कौशल नहीं होता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रवण एंड पठन, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। यहाँ पे भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक का क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है। फिर दिए गए टॉपिक से एक विज्ञापन दिया गया है, उससे भाषा सीख रहे हैं, तो सहयोग ग्रुप जहाँ बनेगा वहाँ पे सहयोग की भावना आएगी। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ पे भी ग्रुप बनेगा वहाँ पे हेल्पिंग नेचर होगा। और प्रतियोगिता तो मतलब वो होता है कि जैसे हम कोई कंपटीशन करवा रहे होते हैं। निर्देशन है इंस्ट्रक्शन देना, पहले हम गलतियां ढूंढते हैं फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। भाषाई खेल मतलब एक्टिविटी कराना, और यहाँ पे तो ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुप का संबंध सहयोग से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। कोई टॉपिक दे दिया जिससे इससे संबंधित शब्दों से आप परिचित होइए, ऐसा काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्याकरण संबंधी, व्याकरण ग्रामर नहीं यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। अवकाश के दौरान छुट्टी की बात नहीं हो रही है। फिर है समालोचनात्मक चिंतन, ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक देखिए बांध दिया गया है। समालोचनात्मक चिंतन वहाँ होता है जहाँ पे हम सोचने विचारने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से, कोश विषयक मतलब डिक्शनरी वाला काम हो रहा है। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब शब्द का अर्थ या शब्द को समझने की बात होती है तो कोश मतलब डिक्शनरी से ही वो रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है, भाषागत कार्य जैसे भाषा शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है। जो भाषागत कार्य होते हैं जैसे कि स्वर शैली है, तान होता है, स्वर होता है, एक शैली में लिखा जाता है, और एक लय होता है। ये किस में आएगा, ये छंद में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ध्वनि में ध्वनि ही आता है। काव्य में आपको पता ही है, कविता जिसे बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों शिक्षार्थियों सामग्री पर टेस्ट और आकलन का क्या प्रभाव कहलाता है। ये आकलन और प्रभाव टेस्ट जो भी हो रहा है भाषा से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि हम भाषा ही पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। भाषा परीक्षण का प्रभाव, वाज बैक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक एक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र है, भोजन तालिका है, रेल यात्रा के टिकट है, ये लाती है। मतलब भाषा सीखने के लिए सामग्री लाती हैं। वो अधिगम के लिए क्या कर रही हैं, भाषा के लिए सामग्री अगर दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सामग्री ला रही हैं, तो मतलब कि विद्यार्थियों की जो भाषा है उसको वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं नहीं सिखा रही हैं। वह चाहती हैं कि विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें, ऐसा तो कुछ नहीं फोकस किया गया कि इंग्लिश में लाती हैं। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाह रही हैं, ये भी नहीं है। वह अधिगम को और वास्तविक, यही सही है, वास्तविक और उपयोगी बनाना चाह रही हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। किससे, प्रमाणिक सामग्री से। प्रमाणिक सामग्री वो होते हैं जो हमारी आंखों के सामने उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रमाण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाने के लिए। फिर है, पहला है बोलने की गति, श्रवण से जुड़ी हुई है तो ये होगा। महत्वपूर्ण कारक क्या नहीं है ये देखना है। वक्ताओं की संख्या ये भी है, और ये जो रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना ये भी है, पॉज देना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जेंडर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बोलने वाली महिला है या पुरुष है, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी, तो ये प्रमोट करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और किसका, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहता है। एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, अभिनय करने के लिए कहा जा रहा है। और ख़ास करके क्या कहा जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर का रोल करेगा, कोई ग्राहक का रोल करेगा, कोई मकान मालिक का, कोई किराएदार का।
अभिनय करने के लिए कहता है और शेष विद्यार्थियों से कहता है कि अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? यहाँ पे तो अलग अलग लोगों को रोल दिया जा रहा है, मतलब कि रोल प्ले होगा। जो रोल प्ले होता है इसमें अलग अलग लोगों को रोल दिया जाता है, और ये जो ड्रामा होता है इसमें और रोल प्ले में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो ड्रामा होता है ये मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है, जैसे कि आप सीरियल या मूवी देखते होंगे, उसमें पहले क्या किया जाता है, स्क्रिप्ट बनाया जाता है। फिर उसी स्क्रिप्ट पे, उस स्क्रिप्ट में जितने भी शब्द यूज़ होते हैं बस उतने ही शब्द यूज़ करने होते हैं और उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। एक क्राइटेरिया बांध दिया जाता है, उसी में वर्क करना होता है। तो वो आपका क्या है, वो ड्रामा है। वो सीरियल को ड्रामा बोला भी जाता है। तो उसमें क्या होता है, सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है, इसके बाद उसी पे दृश्य दिखाना होता है, ये ड्रामा हो गया। और जो रोल प्ले होता है ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। इसमें अपने हिसाब से रोल तो दे दिया जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से आप रोल पाने के बाद अपने हिसाब से आप उसमें एक्टिंग कर सकते हैं, रोल अपने आप से निभा सकते हैं, अपने आप से शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। ये रोल प्ले होता है। ड्रामा में अपने आप के शब्दों को नहीं यूज़ कर सकते, ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। नेक्स्ट है और निर्देशन, पता ही है, इंस्ट्रक्शन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। श्रवण में क्या शामिल है? जो लिसनिंग होता है इसमें क्या शामिल है? विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, ये नहीं शामिल है। पूर्व ज्ञान, ये इसका सुनने से कोई वो नहीं है, मतलब ध्वनियों की पहचान करना, बिल्कुल। जहाँ जहाँ पे लिसनिंग की बात होगी वहाँ पे ध्वनि साउंड की बात होगी और उनका अर्थ निकालना यहाँ पे सही हो जाएगा। डिकोड करना मतलब भी अर्थ निकालना ही होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी, ये सब गलत है। सुनना तो होता है लेकिन ध्वनियाँ जैसी ये नहीं है। फिर है यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि की पहचान भी हो रही है, साथ में उनका अर्थ भी निकाला जा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। आपके एग्ज़ाम तक ये समझ लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन वाले केवल सेशन को देख लेते हैं फिर भी आपके 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।